नमस्कार, न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। यूनियन बजट 2021 आज निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया और वित्त मंत्री ने बहुत सी अहम बातें इसमें शामिल की। किसानों के लिए भी कई चीजें रखने की बात की गई, आम लोगों के लिए भी आखिर इस बजट में क्या है इसका भी लगातार असेसमेंट हो रहा है। और कोरोना काल के बाद ये पहला बजट है, बहुत बड़ी चुनौती थी किस तरीके से हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा जो उसका बजट है उसको बढ़ाया गया है, उसे बहुत बड़ा किया गया है। ये सारी चीजें तो हम जान रहे थे, लेकिन आम लोगों को क्या मिला? जो मोटे तौर पर आम लोग ये पूछते हैं कि मेरा टैक्स बचा या नहीं बचा, मेरे ऊपर टैक्स और लगा या कितनी छूट मिली, कितनी नहीं छूट मिली, इस पर जरा हम बात करेंगे इस वक्त। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ फाइनेंस एक्सपर्ट और सीए हैं गोपाल केडिया जी। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के डिजिटल पेज पर। और इनसे जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बजट में आम लोगों को क्या मिला है, टैक्स को लेकर के क्या कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं। तो केडिया जी, सबसे पहली बात तो ये कि मोटे तौर पर तमाम लोग जानते भी हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद तो थी, एकदम उम्मीद थी। हाँ। कोरोना काल के बाद नौकरियां गईं, ये एक बहुत बड़ा सच है कि नौकरियां जिनकी नहीं भी गईं उनके तनख्वाहें कटी, आधी हो गई। लोगों ने कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से इस बात को जाहिर नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा सच है ये कि लोगों की सैलरियां भी कटी। ये सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उम्मीद की नजरों से लोग देख रहे थे कि आज के बजट में शायद कुछ मिलेगा। ऐसा मिला? देखिए, एक आम करदाता जो अफेक्टेड होता है वो अफेक्टेड होता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी कितनी है, कितनी आय पर उसको टैक्स देने की ज़रूरत है। प्रेजेंट सीमा जो है, जो नॉर्मल सिटीजन है उसको 2.5 लाख रुपया 2,50,000 तक टैक्स, उसके ऊपर टैक्स होने से, इनकम होने से टैक्स देने की ज़रूरत है। सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उसकी 3 लाख से ज़्यादा इनकम होने से टैक्स देने की ज़रूरत है। वेरी सीनियर सिटीजन जो 80 लाख से ज़्यादा, 80 वर्ष से उम्र जिसकी ज़्यादा है उसको 5 लाख रुपया थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो ये उम्मीद थी कि थ्रेशोल्ड लिमिट में कम से कम 50,000 का बदलाव आएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक आम करदाता अफेक्टेड होता है कि हमारा टैक्स रेट क्या है, क्या टैक्स रेट हमारी कम हुई है क्या। तो चूंकि लास्ट बजट में एक ऑप्शनल दिया गया था, टैक्स रेट कम करने के साथ साथ ये कहा गया था कि आपको इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शंस कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा खर्च कर सके, आपकी एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो, मार्केट में जो पैसा है वो लगातार सर्कुलेट करे, इसके लिए ये बात कही गई टैक्स रेट कम कर दिया गया था। तो इस बार ये उम्मीद थी कि टैक्स रेट में बदलाव हो सकता है, टैक्स रेट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर मजबूरी भी थी क्या सरकार की? ये मजबूरी तो नहीं थी, उम्मीद थी कि ऐसा होएगा, लेकिन होता क्या है, सरकार को पैसे उगाने होते हैं अपने खर्च चलाने के लिए। तो सरकार ने इस बार दूसरा रास्ता अपनाया, विनिवेश का। जिस इन्वेस्टमेंट का फायदा उठाया सरकार, इनकम टैक्स पर पैसे उगाने के लिए नहीं गई। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, रिबेट भी नहीं दिया। ये तो एक मोटे तौर पर कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, इसके 2 अहम प्रावधान किए। एक तो 75 सीनियर सिटीजन्स के लिए, 75 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक छूट दी है, उसको मैं समझूंगा कि भाई उनको अब आईटीआर नहीं भरना, टैक्स पे छूट मिल गई, लेकिन उसमें कॉज है, कंडीशंस अप्लाई है, उस कंडीशंस को समझेंगे। जरा इसको बताइए कि 75 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, क्या उनके लिए यह खुशखबरी आई कि अब उन्हें किसी भी तरह से टैक्स नहीं देना है? देखिए, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 75 साल से ज़्यादा उम्र में ये जो आया कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो कंडीशन के साथ ये प्रस्ताव आया है। उसमें कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी बैंक अकाउंट कि किस किस बैंक अकाउंट में पेंशन आपका जमा होगा, और उसी बैंक अकाउंट में पेंशन आने से आपको इस प्रोविजन का फायदा मिलेगा। दूसरा नहीं, पहले तो शायद आप जैसा भी हमारी बात हो रही थी कि एक अहम पॉइंट तो ये है, कंडीशन तो ये है कि आपकी आमदनी आपके पेंशन पर और इंटरेस्ट पर छूट आपको ये एप्लीकेबल है। अगर दूसरी इनकम होगी तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यानी अगर कोई भी दूसरा सोर्स है तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो यानी कि एक तो सबसे बड़ी बात कि वही लोग जो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर निर्भर है और उससे होने वाले इंटरेस्ट पर निर्भर है, उन्हीं को आईटीआर से छूट मिली है। बात, और उसमें भी कंडीशन जो आप बता रहे हैं वो कंडीशन भी अहम हो जाती है ना, क्योंकि अगर नोटिफाई करेगी सरकार, आज के वक्त में बहुत से प्राइवेट बैंक्स हैं, लोगों की पेंशन उसमें भी आती हैं। अगर किसी की, मान लीजिए एक किसी प्राइवेट बैंक में पेंशन आ रही है और सरकार ने नोटिफाई नहीं किया है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? उसके पास कैसे ऑप्शन है कि वो आईटीआर से छूट हासिल? नहीं, वो आईटीआर से छूट हासिल नहीं मिलेगी, उसको आईटीआर फाइल करनी होगी।
तो सरकार ने कौन सा बैंक अकाउंट नोटिफाई किया, इसको अभी देखने की जरूरत है, अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। यानी जो सरकार बताएगी कि इन बैंकों में अगर आपकी पेंशन आ रही है तो ही आपको ये फायदा मिलेगा। अगर उन बैंकों में आपकी पेंशन नहीं आ रही तो फायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट का जो छूट दिया गया है, इंटरेस्ट में यह है कि जिस खाते में पेंशन आएगी इंटरेस्ट भी उसी बैंक से आना चाहिए, यह भी साथ में कंडीशन लगाई हुई है। आपके पास अगर कोई दूसरा बैंक है जहां से आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। तो यानी कि सभी 75 साल के उम्र के लोगों के लिए यह खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी नहीं है। वो उस ब्रैकेट में फिट होंगे, उन्हीं को ये फायदा होगा। इसके अलावा एक कंडीशन और डाल दी गई है कि आपको हर एक साल आप रिटर्न फाइल तो नहीं करेंगे, लेकिन बैंक को एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा हर एक साल। जिनको छूट मिल रही है, उनको जो उस ब्रैकेट में आएंगे वो भी उन्हीं को, जो ब्रैकेट में आएंगे उन्हीं को एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा, बैंक को निश्चित रूप से फाइल करना पड़ेगा, और तभी उनको रिटर्न फाइल करने से छूट मिलेगी। कहने का मतलब उनको कुछ ना कुछ तो फाइल करना पड़ रहा है, बच नहीं रहे हैं वो। कम से कम उनको बैंक जाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा। जिस तरीके से 15H या 15G फॉर्म आप TDS नहीं कटे उसके लिए फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़े उसके लिए भी डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। बैंक उसको एग्जामिन करेगा तभी आपको छूट मिलेगी। ये तो क्लियर हो गया कि 75 साल के लोगों को छूट मिली है तो किन कंडीशंस के आधार पर। लेकिन दूसरी बात एक और है, एक और बात यह है कि पीएफ में भी टैक्स का प्रावधान पहली बार अभूतपूर्व। इससे पहले पीएफ को तो क्या है, हम और आप ये क्या जानते हैं कि पीएफ हमारा बचत होगा, वो पैसा जो हम सेव कर रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। एक प्रावधान, एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि पीएफ पर भी एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर अगर आप पीएफ जाता है तो टैक्स देना पड़ेगा। उसको जरा सिंपल देखिए, अभी ये प्रावधान है कि इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 11, उसके भीतर ये है कि प्रोविडेंट फंड, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जो सरकार चलाती है, वहां से जो भी पैसा आपके पास वापस आएगा, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो या इंटरेस्ट अमाउंट हो, वो टैक्स फ्री होएगा। ये प्रेजेंट प्रावधान है। लेकिन 1/4/2021 से जो परिवर्तन किया गया है वो ये परिवर्तन किया गया है कि अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज़्यादा अगर एक साल में होता है एम्प्लॉयर के पास, तो उसमें जितना 2,50,000 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो ब्याज बनता है उस ब्याज पर आपको टैक्स देने की जरूरत होगी। मोटे तौर पर कि वो लोग जिनका पर मंथ एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का मिक्स नहीं, टोटल नहीं, ठीक है, लेकिन वो भी उतना, यानी कि 2.5 लाख आप बता रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर हुआ तो, हाँ जी, तो 2.5 लाख अगर हुआ तो हम ये मान के चले कि 20,000 से जरा सा ऊपर, राइट, तकरीबन मोटे तौर पर 20,000 पर मंथ अगर पीएफ का कट के सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जा रहा है। यस, तो इसको अगर हम देखें तो ये तो हायर नहीं, टॉप मोस्ट सैलरी, हायर सैलरी के लिए ये हो गया, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट के जो लोग सैलरी लेते तो मैं ये एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा कि सैलरी अगर हमारी 10 लाख है और 8% अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 8% है, तो हमारा जो 80,000 रुपया हमारा कंट्रीब्यूशन बना एक साल में। साल भर का अगर 10 लाख रुपए लेते हैं, हाँ, साल भर का साल भर में आप 80,000 रुपए देते हैं पीएफ में देते हैं, तो ये 2,50,000 से कम है, तो हमें कोई टैक्स इस पर नहीं लगेगा। अगर हमारी इनकम जो है 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, तो इस पर 8% अगर कंट्रीब्यूशन होता है, 8% अगर कंट्रीब्यूशन होता है 20 लाख पे, तो आपको 1,60,000 आपको 1,60,000 कंट्रीब्यूशन हो जाता है। ये भी चूंकि 2,50,000 से कम है तो आपको कोई भी टैक्स, 20 लाख वाले ईयरली सैलरी वाले से बच जाते हैं। लेकिन आपकी सैलरी अगर 50,000 पर मंथ है, 50 लाख आपकी सैलरी है पर ईयर, सैलरी 50 लाख है, तो 50 लाख का आपको 20% 8% आपको 4 लाख रुपया हो जाता है। तो ये 4 लाख रुपया चूंकि 2,50,000 से ज्यादा है, लेकिन यानी कि 4 लाख 5 लाख आज की डेट में आईटी सेक्टर में चले जाइए, तमाम इतनी सैलरी मिलती है। 4 लाख 5 लाख 6 लाख वाली सैलरी वाले हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको 10 लाख पर मंथ या 15 लाख पर मंथ वालों की सैलरी पर ये इफेक्ट पड़ेगा। 6 लाख 7 लाख थोड़ा भी हायर सैलरी अगर आप आ रहे हैं तो आप पर इफेक्ट पड़ जाए। तो ये अभूतपूर्व चेंज है, क्योंकि पीएफ को आज तक किसी भी सरकार ने टच नहीं किया था टैक्स लगाने के लिए। एक झटका ही है, ये झटका है, और ये चुपचाप किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में भी नहीं बोला इसको, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस जो लॉज आते हैं वहां पर इस चीज को डाल दिया गया। नहीं, लेकिन इससे असर क्या पड़ेगा ये भी जरा सा बता दीजिए, क्योंकि वो लोग तो चिंता में आ जाएंगे जो लोग ये समझते हैं कि भाई ठीक है, मेरी 5 लाख या 7 लाख रुपए महीने की मैं सैलरी पा रहा हूं, तो मैं तो ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूं, इनकम टैक्स दे रहा हूं, वो टैक्स तो वो दे दिए,
लेकिन अब वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन है तो अब उस पर भी उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो क्या पड़ेगा 2.5 लाख से ऊपर का कितना और हाँ, तो जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, 50 लाख अगर सैलरी है साल में, तो 4 लाख रुपया उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया, 2,50,000 से 1.5 लाख रुपया ज़्यादा है वो, तो 1.5 लाख का अगर हम 8% अगर लेते हैं, ब्याज अगर 8% की रेट से मिलता है तो 12,000 रुपया होता है। तो ये 12,000 पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। उनकी जो मैक्सिमम रेट जो बनती है, अगर वो 30% ब्रैकेट में आते हैं उनको 30% से देना होगा, 20% से आते हैं 20% से ITR या जो हायरिंग स्लैब में जो जिस स्लैब में आते हैं उस स्लैब के हिसाब से देना होगा। तो ये जाकर थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। जो हायर इनकम, क्योंकि हायर इनकम वाले जो है उन पर सरचार्ज भी लगता है, जिनकी सैलरी करोड़ों में है उनको सरचार्ज भी लगता है, और सरचार्ज भी टू द एक्सटेंट ऑफ 37% सरचार्ज लगता है, उसका सेस लगता है 4%। तो उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल ये चीज हो जाती है। ऑलरेडी ITR तो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं अपना टैक्स स्लैब के, और पीएफ को कभी टच नहीं किया गया। तो इस बार इस सरकार ने पीएफ को सेविंग थी, उस सेविंग जो आग बंद करके वो सेविंग जारी थी, उस पर कम से कम एक उसे टच किया गया। अच्छा, तीसरी चीज, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी एक किया गया है उस बिजनेसमैन के लिए, जरा मैं चाहूंगा उस पर हम बात कर लें जल्दी से। देखिए, बिजनेसमैन के लिए चेंज ये किया गया, अगर एक करोड़ अगर टर्नओवर उसका था तो उसकी टैक्स ऑडिट होती थी, सीए के द्वारा टैक्स ऑडिट थी और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी। उसको बढ़ा करके पिछले बजट में 5 करोड़ कर दिया गया था। वो 5 करोड़ तक टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं थी, और उस 5 करोड़ को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया। ये तो राहत, ये बड़ी राहत है, बिजनेसमैन को बड़ी राहत है इससे। कुल मिलाकर के अगर साल भर में 10 करोड़ का टर्नओवर किसी का हो रहा है तो फिर उसको वो सरदर्दी नहीं है कि टैक्स ऑडिट करानी और वो सारे जो है वो फॉर्म्स भरने हैं और फॉर्म से आपको गुजरना है, अब नहीं। और सीए को पैसे भी देने पड़ते थे, वो पैसे भी बचते हैं बिजनेसमैन के, वो बचेंगे। और एक सरदर्दी मेनली कि हाँ ठीक है, आपको उस पूरे प्रोसेस से गुजरना है, यानी कि वो 5 करोड़ का जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ के टर्नओवर वालों को अब छूट, अब 10 करोड़ तक के टर्नओवर में आपको किसी तरह का कोई ऑडिट से नहीं गुजरना। ये एक अहम बात। यस, ठीक है। तो अगर ओवरऑल अगर मैं इसके कंक्लूजन पे पहुंचूं, और एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया कि फेसलेस असेसमेंट जब इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, इंट्रोड्यूस किया तो उसमें फेसलेस पहले असेसमेंट की बात करी गई, उसके जो हो रहा था, हाँ अभी तक जो ऑलरेडी जो हो रहा था फेसलेस असेसमेंट की बात करी गई। उसके बाद फेसलेस, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसको सरकार एग्जामिन करती है, और जब डीपली एग्जामिन करती है उसको असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट में आप सामने वाले ऑफिसर को नहीं जानते हैं, उसको फेसलेस असेसमेंट करते हैं। तो ना सामने वाले ऑफिसर को जान रहे हैं आप, ना वो आपको जान रहा है, बस वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, कागजी कार्रवाई करेगा। अभी हो रहा था। उसके बाद फेसलेस अपील की बात करी गई कि अगर उसने कुछ गलत कर देता, आप अपील में जाते हैं तो अपील जो कमिश्नर होता है वो भी आपको नहीं जान रहा होता है। इस बार क्या डर को समझते हुए ये किया गया करप्शन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। अब इन्होंने कर दिया कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल एक बहुत हायर अथॉरिटी होती है जहां पर जाके रिलीफ मिलता है जनता को, तो उसको भी फेसलेस कर दिया गया। इसका फायदा ये होगा कि इनकम टैक्स अपीलेट में एक तो सीएस को फीस बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी, जो वहां पे आर्गू करते थे, वहां पर एक कोर्ट का माहौल होता था, भय रहता था कि पूरी बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, फिर करप्शन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता था। मैं तो जज भी रह चुका हूं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का, इसलिए मेरे को पता है कि करप्शन की बहुत सारी चीजें वहां पर होती थी। तो इससे करप्शन एकदम से दूर हो जाएगा। अब दिल्ली का अगर कोई एसएससी है, उसने रिटर्न फाइल करी, अपनी असेसमेंट उसका हुआ, अपील में गया, आईटीएटी में गया, तो अब पता चला उसका आईटीएटी में जो सुना जा रहा है बात, चेन्नई का कोई जज सुन रहा है, तो आपस में इंटरेक्शन बंद हो गया। तो जो भी करेंगे मेरिट पे काम करेंगे, तो इससे जो करप्शन था पता ही नहीं है कौन है, तो उनको जो है वो इफेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको मोल्ड नहीं किया जा सकता। जो भी होगी वो पारदर्शी एक तरीके से, तो इसका बहुत लंबा प्रभाव आगे सामने देखने को मिलेगा, दूरगामी प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो 75 साल से ऊपर वालों को जो राहत की बात थी वो एक तरह से राहत नहीं, हायर सैलरी वालों को एक कम से कम एक बहुत धीरे से सुई चुभाई गई है। तो वो पेनफुल है, वो आपकी बातों से ही पता चल रहा है कि हाँ पेनफुल, और तमाम लोग ये सुन रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। और बाकी जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसमें तो कोई बदलाव नहीं। कुल मिलाकर के एंड में जल्दी से अगर एक वर्ड में अगर इस टैक्सेशन के पार्ट को अगर आप देखें तो क्या कहेंगे? टैक्सेशन के पार्ट में अगर हम इसको देखें तो बहुत एक्सपेक्टेड चेंजेस नहीं किए गए। जो चेंजेस इस बार सोचा था हमने कि सारी बीमारियों को ध्यान में देखते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और सरकार ने निर्मला सीतारमण जी ने यह भी कहा था कि पिछले 100 साल में ऐसा बजट पेश नहीं किया जाएगा जैसा मैं पेश करूंगी। तो ये उम्मीद थी कि थ्रेशोल्ड लिमिट कम से कम 50,000 से बढ़ जाएगी, तो या इन्वेस्टमेंट में एटीसी की सीमा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब देखना होगा कि अगले साल क्या इस तरह की कोई राहत मिलती है, या इस बार जैसा कहा गया कि छोटे छोटे 5 बजट हमने पेश किए,
हम तो उम्मीद करेंगे मिनी कि बजट नौबत ना आए, एक मिनी बजट्स पेश ना करने पड़े, क्योंकि वो कोरोना का काल था, आपदा काल था, इस वजह से ऐसे करने पड़े थे। लेकिन अब देखते हैं अगले साल क्या कोई राहत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन फिलहाल तो आम आदमी को टैक्स से कोई छूट नहीं, और जिनको थोड़ी बहुत छूट मिली भी है उनको भी बड़े ही प्रोज एंड कॉस्ट से गुजरना पड़ेगा, और हर सैलरी वालों को जो सुई चुभाई गई है उसका भी असर अभी धीरे धीरे जब लोगों को पता चलेगा तो वो रिएक्शंस आने शुरू होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केजे सर, और ये जो अहम गूढ़ बातें थी उसको आसान तरीके से आपने जो समझाया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।